मोदी जी के नजदीकी अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में पूरा कार्यभार संभाल रखा है भारतीय जनता पार्टी का। इस वक्त वो हमारे साथ हैं। अमित जी, ये चुनाव डेवलपमेंट के मुद्दे पे शुरू हुआ था और विकास की बात कही थी, लेकिन चुनाव आधा होते होते केवल पर्सनल अटैक्स में तब्दील हो गया। आपके हिसाब से ये क्यों हुआ? आज भी चुनाव डेवलपमेंट के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है। जहां तक पर्सनल अटैक्स का सवाल है, चुनाव में कभी कभार 1% 2% बातें ऐसी होती है, मगर टोटल टैक्स में से उसी 1% बातों को मीडिया उछालता है। इसके कारण एक भ्रांति खड़ी हुई है कि चुनाव पर्सनल अटैक में तब्दील हो गया है। वास्तविकता देखें तो 45 मिनट के भाषण में 40 मिनट तो एजेंडे की ही बात होती है, मगर अनफॉर्चुनेटली वो 2 मिनट को ही तवज्जो मिलती है जिसमें कभी कभार सटायर के रूप में पर्सनल बातें होती है। अमित जी, कभी आपने सोचा था कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की जिम्मेदारी आपको दी जाएगी? आपने कभी मांगी थी? देखिए, मुझे काम मिलने के बाद काम के बारे में ही सोचता हूं, कभी ऐसा नहीं सोचता कि मुझे क्या काम मिलना चाहिए। नहीं, लेकिन ये जिम्मेदारी सबसे बड़ी है, सबसे बड़ा राज्य है और लोगों का मानना है अगर उत्तर प्रदेश और बिहार में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा होता है तो सरकार बिना किसी बाहर के समर्थन के बनेगी। ना तो ठीक है, बनेगी। मैं भी मानता हूं सरकार बनेगी किसी के समर्थन के बगैर। लेकिन अमित जी, आपको नहीं लगता जब ये पूरी कैंपेन चली भारतीय जनता पार्टी की, तो उसमें ये देखा गया कि जो राज्य के बड़े बड़े सत्रप हैं, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल फैमिलीज हैं, क्योंकि अधिकतर तो सब डायनेस्टिक हैं, लेकिन ज्यादा हमला दिल्ली पे रहा, उन पे ध्यान नहीं गया, यानी सपा पे नहीं गया, जयललिता पे उतना नहीं बोला गया, बाकी उन दलों पे इतना नहीं बोला गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, लेकिन हाँ दिल्ली में गांधी पे बोला गया। देखिए, भारत की राजनीति अब बाइपोलर हो चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस 2 पोल है भारत की राजनीति के। तो स्वाभाविक रूप से जब देश की संसद का चुनाव होता है तो कांग्रेस के कुशासन को ही हम एड्रेस करेंगे, और 10 साल उनका देश में जो शासन चला है उसमें महंगाई, करप्शन, महिलाओं की सुरक्षा, सीमाओं की सुरक्षा, हर मोर्चे पर ये सरकार विफल गई है। तो स्वाभाविक रूप से चुनाव का एजेंडा यही है। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि बाइपोलर हो गई है। आपने बोला कि चुनाव 2 बड़े घटक दलों के बीच में अब हो गया है, लेकिन ये चुनाव प्रेसिडेंशियल भी हो गया है। अमित जी, लोग कंपेयर करते हैं नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी से। देखिए, स्वाभाविक रूप से दोनों पार्टियों के जो घोषित अघोषित प्रत्याशी होते हैं प्रधानमंत्री पद के, वो मुद्दा तो बनते ही, आज से नहीं बने, शुरू से बने। जवाहरलाल नेहरू भी बने, इंदिरा जी भी बनी, अटल जी भी बने, विश्वनाथ प्रताप सिंह भी बने। तो कहीं न कहीं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में भी नेता का महत्व तो है ही। इतना ही महत्व इस बार है। एक बात है कि मोदी जी के प्रति लोगों का झुकाव और लोगों की आकांक्षाएं इतनी बड़ी है कि एक प्रकार से ऐसा लगता है कि चुनाव प्रेसिडेंशियल फॉर्म में आ गया है। मगर जब भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी को अपना प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित किया है तो स्वाभाविक रूप से चुनाव उनके इर्द-गिर्द रहेगा। आपने मोदी जी के साथ काफी करीबी से काम किया है, तमाम बातें हुई, पर ये बनारस की जो सीट है वो चुनी क्यों गई थी? देखिए, हिंदी बेल्ट में कहीं न कहीं से मोदी जी को लड़ना वो पूरी पार्टी की मांग थी और हमारी रिक्वायरमेंट भी थी। बनारस से लड़ने से बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों को फायदा होता था। एक ही ऐसा स्ट्रेटेजिक पॉइंट था जहां पर फायदा होता था, इसके कारण बनारस का चुनाव हुआ है। अमित जी, आपने देखा होगा पिछले 7-8 हफ्ते से जो नरेंद्र मोदी कहते हैं उस पे ज्यादा जोर प्रियंका की तरफ से आता है। एक ये आपको लगता है कि किसी तरह का आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वॉज टेकन बाय सरप्राइज जिस तरीके से प्रियंका को फील किया गया? हमें क्या सरप्राइज है, वो हमेशा से अपने माताजी और भाई की कंस्टिट्यूएंसी में प्रचार करती है, 5-6 चुनावों से करती है, इस बार भी कर रही है। आपको लगता है कुछ उनके इस प्रचार से, जिस तरीके से जो भाषा का उपयोग हुआ है, जिन कुछ मुद्दों को प्रियंका ने उठाया, उसका फर्क पड़ेगा उत्तर प्रदेश की राजनीति पर? देखिए, अब 16 तारीख को देखिए क्या होता है। चुनाव भटकेगा नहीं, चुनाव एजेंडे पे रहेगा, और एजेंडा भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का परफॉर्मेंस और यूपीए का कुशासन है।
आप यूपी के कुशासन और परफॉर्मेंस की बात करें, लेकिन बीच में आपने देखा होगा कई सारी चीजों पे एक बड़ी उहापोह बनी हुई है दिल्ली में। कई सारी चीजें साइमल्टेनियसली करना चाह रहे हैं, जैसे अपॉइंटमेंट्स करना चाहते हैं, लोकपाल का हो गया, आर्मी चीफ का हो गया। आप उसे राजनीतिक और प्रशासनिक नजर से कैसे देखते हैं? देखिए, मैं मानता हूं कि चुनाव की घोषणा के बाद सरकार का संवैधानिक आयुष्य समाप्त होता है और इतने अहम फैसले चुनाव की घोषणा के बाद नहीं करने चाहिए। ये नैतिकता की दृष्टि से ठीक नहीं। पर आपको क्या लगता है ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि पहले के 2009 के चुनाव में नहीं हुआ था, ना 2004 के चुनाव में हुआ था। सवाल कांग्रेस के नेताओं को पूछना चाहिए, वो मुझे क्यों पूछ रहे हैं? चलिए, हम तो नहीं कर रहे, कांग्रेस कर रही है। आप कांग्रेस के नेताओं को पूछिए क्यों कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अमित जी लगता है कि जिस तरीके से स्नूप गेट की कंट्रोवर्सी हुई, उस पर पहले तो जज नहीं मिला, जब पार्टी के नेताओं ने चिट्ठी लिख दी, जैसे राशिद अल्वी बाकी लोगों ने चिट्ठी लिख दी, तो अब वो अमेंड कर रहे हैं उसको। आपको लगता है ये पॉलिटिकल वेंडेटा है कि जब अगले 12 दिन के अंदर जनादेश आने वाला है, तब आप कई तब्दीलियां कर रही हैं, कैबिनेट में नोट को दोबारा सर्कुलेट कर रहे हैं? मेरे लगने का सवाल नहीं, आपको क्या लगता है? पूरे देश की जनता को लगता है। भाई, आपको क्या लगता है, करना चाहिए क्या? नहीं, आपका व्यक्तिगत अभिप्राय क्या है? इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्रोवर्सी है, उसमें दो बड़े मत हैं। एक मत का कहना है कि नहीं होना चाहिए। दो मत नहीं है, एक ही मत है देश में कि नहीं होना चाहिए। आउटगोइंग सरकारें करे, ठीक नहीं लगता। अच्छा, एक चीज बताइए, आपने काफी घूमा है नरेंद्र मोदी के साथ। ये जो साउथ की जो आउटरीच स्ट्रैटेजी थी मोदी जी की, वो कब आप लोगों ने सोची और कब आप लोगों ने उसको अंजाम दिया? देखिए, इसका कोई निश्चित समय नहीं होता, मगर शुरू से हम पूरे देश भर में मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, वो तय हुआ है। और जहां जहां भी संभावना है वहां पर भारतीय जनता पार्टी ट्राई करेगी। बड़ी स्वाभाविक बात है। मोदी जी के कारण इस बार पूर्व और दक्षिण में भी भारतीय जनता पार्टी को भारी समर्थन मिल रहा है। और मैं मानता हूं कि आंकड़े बताएंगे कि हमारी मतों की संख्या में और सीटों में बड़ा अंतर आएगा। 2009 और 2014 के चुनाव में एक सबसे बड़ा फर्क यह है कि 2009 में आपको अलाइज ढूंढे नहीं मिल रहे थे और 2014 में आपको भर भर के मिल गए। ये क्यों हुआ, ये जरा बताइए। देश की जनता का एक झुकाव है भारतीय जनता पार्टी के प्रति। इसके कारण सब लोग चाहते कि विजयी गठबंधन बने, हम भी चाहते। नहीं, लेकिन ऐसा 2009 में भी नहीं हुआ। 2009 में भी कोशिश हुई, पर 2014 में कई एमपीज आ गए, कुछ पार्टी ने छोड़ दिया। समझ ही नहीं रहे चीज को। भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का जो झुकाव है, उसका स्वाभाविक रूप से फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। अमित जी, जो कांग्रेस कहती है आप लोगों पे कि भाई कुछ बड़े नेता हैं वो बात करते हैं विकास की, और फिर कुछ नेता हैं वो पोलराइज कर देते हैं इलेक्टोरेट को, इस आरोप को आप किस नजर से देखते हैं? आपको लगता है कि इनमें दम है? देखिए, इस तरह की कोई ज्यादा बातें हुई नहीं है। चुनाव में कभी कभार कोई नेता कुछ बोल रहे, इससे पूरे चुनाव का एजेंडा नहीं बदलता। कांग्रेस बदलना चाहती है, मगर हमें मालूम है देश की जनता जाग चुकी है और चुनाव का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का कुशासन और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का अच्छा प्रदर्शन और मोदी जी ने जो 10 साल तक गुजरात में शासन किया है, उसके आधार पर ही चुनाव। नहीं, लेकिन मैं इसलिए आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि कांग्रेस ने अपने जो पूरी कैंपेन रन की उत्तर प्रदेश में, क्योंकि आप पूरे उत्तर प्रदेश के इंचार्ज हैं, कि भाई उनका कहना है कि मुजफ्फरनगर के बाद माहौल खराब हो गया यूपी में और पोलराइज हो गया। अरे भाई, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की कैंपेन का कोई मतलब ही नहीं। कांग्रेस कहीं है नहीं, दूरबीन लेकर भी दिखाई नहीं पड़ती कांग्रेस कहां है। उसकी कैंपेन का क्या मतलब है भाई? कहीं स्पर्धा में नहीं है कांग्रेस उत्तर प्रदेश में। इक्का दुक्का सीट पर कहीं जीत जाए तो जीत जाए बस। अमित जी, अगर आपकी सरकार आती है केंद्र में, तो आपके फोकस एरिया क्या होंगे? क्योंकि आपने इकोनॉमी पे बात की है, गुड गवर्नेंस पे बात की है। अभी तो हम सरकार बनाने में पड़े हैं। 16 तारीख के बाद, सरकार बनने के बाद देखेंगे। नहीं, लेकिन आपका एक मैप भी था, आपने मैनिफेस्टो भी रिलीज किया, उसमें ठीक है, मगर अभी हम सरकार बनाने में पड़े हैं और अब हम भारतीय जनता पार्टी का रोड मैप उसके चुनाव घोषणा पत्र में हमने दे दिया है। नहीं, अच्छा, अगर आपने घोषणा पत्र की बात की, कई लोग आपसे पूछते हैं कि राम मंदिर सबसे आखिर के पन्नों में क्यों गया? पहले आता तो क्या पूछते, पहले क्यों आया? बीच में आता तो पूछते बीच में क्यों आया? अंत में आया तो पूछेंगे अंत में क्या है? क्या मतलब है? घोषणा पत्र पूरा भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। कोई चीज कहाँ रखी है कहाँ नहीं रखी, इसका कोई महत्व नहीं होता। अच्छा, एक चीज बताएंगे, कई स्टेट्स में आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपको लगता है कुछ स्टेट्स में शायद और अच्छा काम किया जा सकता था, कुछ वीक स्टेट्स हैं? देखिए, पार्टी अपनी एबिलिटी के आधार पर और जन समर्थन के आधार पर सब जगह पे अच्छा करे।
लेकिन कुछ स्टेट्स आपको लगते हैं जहां फोकस हो सकता है, जैसे आपने अलायंसेस तमिलनाडु में खड़ी कर दी, उड़ीसा में नहीं मिल पाया आपको उस टाइप का अलायंस, कई स्टेट्स में आपको कई समर्थन मिला, कांग्रेस के एमपी छोड़ के भाग गए आपके पास सारे, तो आपको लगता है कुछ स्टेट्स है जहां ज्यादा वर्क किया जा सकता था? हर स्टेट की अलग अलग स्थिति है, उसके हिसाब से हमने सबसे अच्छा काम करने का प्रयास किया है। एक चीज बताइए, जब भी बीजेपी और कांग्रेस का मूल्यांकन किया जाता था तो ये कहा जाता था बीजेपी इज अ पार्टी ऑफ लॉट ऑफ लीडर्स, यहाँ सब बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं। लेकिन ऑफ लेट अभी कांग्रेस ने कैंपेन शुरू की, इसमें राहुल गांधी बार बार बोलते हैं कि बीजेपी एक व्यक्ति की पार्टी हो गई है और हमारी जो कांग्रेस पार्टी है वो बहुत सारे लोगों की पार्टी है। इस आरोप का आप जवाब क्या देंगे? देखिए, बीजेपी में तो कम से कम राजनाथ सिंह जी और मोदी जी के बीच में कोई रिश्ता नहीं है ना। वहां तो अध्यक्षा भी मां है और प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी भी बेटा है। कांग्रेस कैसे व्यक्तिवादी पॉलिटिक्स का आरोप कर रही है? 50 साल से कांग्रेस एक परिवार के तहत चल रही, ये आरोप करने का कांग्रेस को अधिकार ही नहीं है। अमित जी, गुजरात एक चीज पे काफी फक्र महसूस करता था कि जो डेवलपमेंट स्केल्स हैं उसके, वो बाकी राज्यों से बहुत ज्यादा हैं। लेकिन अगर आपने देखा होगा पिछले 10 से 12 दिनों में कांग्रेस ने एक नई कैंपेन थीम शुरू की है, क्रोनी कैपिटलिज्म की। उनका कहना है कि कुछ ही लोगों को फायदा हुआ है और जो गुजरात के डेवलपमेंट के पैरामीटर्स हैं वो करेक्ट नहीं है। आपने गुजरात में काम भी किया है, आप मंत्रालय में भी रहे हैं और शुरू से मोदी जी के साथ भी रहे हैं। आप इन दोनों आरोपों को कैसे देखते हैं? देखिए, जहां तक गुजरात के डेवलपमेंट का सवाल है, कांग्रेस का नजरिया कुछ और है। गुजरात के डेवलपमेंट को पूरे देश ने क्रिटिक रूप से देखा है, मीडिया ने भी देखा है। हर गांव में बिजली पहुंची, हर गांव में रोड कनेक्टिविटी हुई है, 108 की सुविधा सबसे अच्छी अगर कोई एक राज्य में है तो गुजरात में है। शिक्षा का स्तर काफी ऊपर उठा है, ड्रॉप आउट रेशियो काफी नीचे हुआ है, जल स्तर को भी बढ़ावा हुआ है, कृषि का विकास दर और जीडीपी दोनों शायद ही कोई एक राज्य होगा जिसने इतना मेंटेन कर पाए है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति का सवाल है तो यहां तक एक ही राज्य ऐसा है जहां 10 साल में एक भी थाने में कर्फ्यू नहीं लगा है। महिलाओं की सुरक्षा हमारे यहाँ सबसे ज्यादा अच्छी है। अब इसको अगर गुड गवर्नेंस नहीं कहते तो मुझे मालूम नहीं है कांग्रेस किसको गुड गवर्नेंस मानती है। और जो दूसरा आरोप बार बार कह रहे हैं कि कुछ उद्योगपतियों को ज्यादा लैंड दे दिया, नैनो फैक्ट्री को लेकर सवाल उठा दिए, जबकि नैनो आई थी क्योंकि वेस्ट बंगाल में प्रॉब्लम थी। तो इसको आप कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि ऐसे इन्वेस्टर सेंटिमेंट हिट हो रहा है देश में? देखिए, पॉलिटिक्स के कारण इन्वेस्टर सेंटिमेंट पर असर पड़ रहा है। देखिए, ये सभी मुद्दे 2012 के चुनाव में कांग्रेस ने उठाए थे, गुजरात में ही उठाए थे, गुजरात के ही मुद्दे हैं ना। 2012 के चुनाव में कांग्रेस ने उठाए थे और उसके बाद में 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। तो जनता इन मुद्दों के बारे में क्या मानती है वो तय हो चुका है। सबसे ज्यादा एज अ पॉलिटिशियन मोदी जी की स्ट्रेंथ क्या है? देश में सबसे अच्छा शासन देने का प्रयास गुजरात ने किया है और इसको एक हम मानते हैं कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है। स्थिर शासन दिया है, लोकाभिमुख शासन दिया है और सात अर्थ में कल्याण राज्य बनाने का हमने प्रयास किया है जिसमें हम सफल हुए। और आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा अमित जी, आप लोगों का टारगेट कितना? आपको क्या लगता है कि आप कितनी सीटें देखिए खुद अपने दम पर ला सकते हैं? आंकड़े में मत पड़िए, हम 272 प्लस के लिए लड़ रहे हैं और हम 272 प्लस अचीव कर लेंगे। आपको लगता है कि ये क्लियर मैंडेट मिलेगा आपको इस बार? किसी की देश की जनता इस बार कोई कंफ्यूज मैंडेट नहीं देगी, क्लियर मैंडेट लेगी और वो मैंडेट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। अमित जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कार्तिकेय शर्मा,